नमस्कार बच्चों। अभी हम करेंगे पहलवान की ढोलक पाठ। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक कथा है, आंचलिक कहानी है। इसमें आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण परिवेश से परिपूर्ण। गांव का जो वातावरण है उसी का इसमें वर्णन है, इसलिए इसको आंचलिक कहानी बोला जाता है। इसका सार है, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं, यानी गांव से संबंधित जो कहानियाँ वो ये लिखते थे। प्रस्तुत कहानी उनकी एक आंचलिक कहानी है जिसमें लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। भारत पर यानी हिंदी पर अंग्रेजी, हिंदी पर जो है अंग्रेजी का प्रभुत्व छा गया, उसी को अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी कही है। लोक कला और कलाकार यानी जो कहानी है उसका जो समय का बदलाव आया, तो उसमें क्या हुआ, लोक कला और उसके कलाकार को जो है महत्व देना बंद कर दिया, उसको कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। वही इसमें जो है बताया गया है। इस पाठ में, पहलवान की ढोलक पाठ में बताया गया है कि लेखक का कथन है कि श्यामनगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त हो गया। सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त हो गया। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी हैं। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों और करहाने की आवाज़ गूंज रही थी। उधर सियारों और पेचक की आवाज़ें इस सन्नाटे में अवश्य थोड़ा सा तोड़ रही थी। सियार यानी जैसे गिद्दड़ होते हैं या फिर कुत्ते होते हैं, उनकी आवाज़ जो है, जंगली जानवरों की आवाज़ जो है यहाँ पर आती थी। बाकी जो है सन्नाटा जो है छाया रहता था। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। मतलब जब मलेरिया और हैजा का प्रकोप फैला हुआ था तो गांव में जो है रात के समय जो है बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। सभी अपने अपने घरों में छुप जाते थे और रात में जो है पहलवान की ढोलक जो है उस भीषण सन्नाटे को तोड़ने का प्रयास करती थी। यानी जो पहलवान जो है वो अपनी ढोलक को बजाता रहता था। इसी पहलवान के ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुटन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। ससुराल में पलते बढ़ते ही वह पहलवान की भांति बन गया था। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा। मेले में दंगल में लुटन सिंह, अब इसका पहलवान का नाम क्या था, लुटन सिंह, ने एक श्रेष्ठ पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुटन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान था। लुटन सिंह ने ढोलक को धिक धिना आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित्त कर दिया। मतलब लुटन सिंह ने चांद सिंह जो एक शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था, उसको जो है चित्त कर दिया, यानी उसको हरा दिया दंगल में। चांद सिंह के हारने के बाद लुटन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी और वह लुटन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। अब लुटन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, यानी उसका यश, उसकी इज्जत दूर दूर तक जो है लोग उसे पसंद करने लगे। लुटन सिंह पहलवान की पत्नी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई थी। बाद में लुटन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था।
उसकी पत्नी सुरक्षित हार गई और बेटों को पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए वह बचपन से ही उनको कसरत आदि करवाने लगा था। उसने अपने बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध राजा का स्वर्गवास हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात विलायत से नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा साहब ने अनेक परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारे लुटन सिंह पहलवान पर कुठार आघात हुआ, बहुत बड़ा आघात हुआ इनके ऊपर। ये वे हतप्रभ रह गए, हैरान रह गए, क्योंकि पहलवान का काम जो है वो बंद हो गया था। लुटन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर अपने ढोलक कंधे पर लटका कर बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट आया तथा गांव के एक किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखेंगे। अचानक गांव में अनावृष्टि, अनाज की कमी, मलेरिया, हैजे आदि भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। मतलब ये बीमारियां वहाँ पर फैल गई। चारों ओर लोग भूखे, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से डर गए। सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते। रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुटन सिंह पहलवान की ढोलक की तान की ललकार कर चुनौती देती। यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। इसी भीषण विभीषिका ने पहलवान के दोनों बेटे भी शिकार हुए। मतलब इसी भीषण विभीषिका यानी इस बीमारी के में जो है ये इसके बेटे भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों का निस्तेज यानी निर्जीव पाया, मरा हुआ पाया। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असह्य वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों को सहारा मिला। लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी तो प्रातःकाल उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को शियारों द्वारा खाया हुआ पाया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पहलवान भी अंत में भूख महामारी की शक्ल में आई मौत के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर संकेत भी करती है। तो हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों लोक कलाओं को मान्यता नहीं दी जा रही है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है। तो ये था आपका पाठ पहलवान की ढोलक। इसके प्रश्न हैं, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो जैसे इस पाठ में कुछ शब्द हैं, जैसे ये लुट्टन का चिट गिड़धा, चट गिड़धा ध्वनि, ये ध्वनियाँ सुनती थी। चटाक चटधा, दिन दिना धिक दिना, मतलब ऐसे इसमें आवाज़ आई है। तो जैसे जैसे ढोलक की आवाज़ आती थी तो जो लुट्टन सिंह है जो वो इस ढोलक की आवाज़ पर ही दाव पेंच लगाता था। तो जैसे जैसे ढोलक की तान उसके कानों में गिरती तो उससे जो वह है अंदाज़ा लगाता था कि भाई अब
ये ढोलक जो है क्या क्या कहना चाहता है, उसको निरंतर साहस देती थी दांव पेच लगाने के लिए। जैसे इसमें चट गिरदा चट गिरधा ध्वनि सुनकर अपने हृदय में धैर्य पाता था, उसका डर भाग जाता था, मतलब ये आवाज़ उसके कानों में पड़ती। फिर दाग धीना तिरकट तीना, ये आवाज़ उसके कानों में आती तो सुनकर तैयार हो जाता था और अपनी प्रतिद्वंदी को दांव काट करके बाहर निकाल देता था। वो चटाक चटधा से क्या होता था, इससे प्रेरित होकर लुटन ने चांद पहलवान को पटक कर जमीन पर दे मारा और उसके बाद दिना दिख दिना सुना तो अपना पूरा जोर लगा करके चांद को चारों खाने चित कर दिया। तो इस तरह से जो है ढोलक की आवाज़ जो है उसको प्रेरणा देती थी। फिर अगला प्रश्न है इसमें, कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन सिंह के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले कहानी के प्रारंभ में लुटन सिंह अपने गांव में रात्रि की वेश्या में ढोल बजाकर संजीवनी प्रदान किया करता था। 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसकी शादी बचपन में हो गई थी और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। बचपन में गाय चराता था और गायों का दूध पी करके वह हट्टा कट्टा हो गया, सुडौल हट्टा कट्टा उसका शरीर बन गया, लोग उसके पहलवान समझा जाने लगा लोगों के लिए। मध्य में क्या हुआ, कहानी के मध्य में लुटन सिंह को अपने जीवन में भरपूर तरक्की मिली और उसने श्यामनगर में लगने वाले मेले में चांद सिंह नामक एक शेर के बच्चे को हराया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और श्यामनगर फैल गई। श्यामनगर के राजा श्यामनंद ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना राज पहलवान बना लिया था और उसका सारा खर्चा राज परिवार की तरफ से हो गया था। और बाद में उसने नियमित कसरत और व्यायाम के बलबूते काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया और अब वह एक अजय पहलवान बन गया। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। और अंत में, जब कहानी के अंत में लुटन सिंह के जीवन पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ और वह उन्नति और प्रसिद्धि के शिखर से एकदम नीचे गिर पड़ा। और श्यामनगर के राजा श्यामनंद जी का सुवास हो गया था और उसके स्थान पर विलायत से नया राजा आ गया, जिसने आते ही सारी व्यवस्था को बदल दिया। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। राजा के दुर्व्यवहार का शिकार होकर लुटन सिंह श्यामनगर को छोड़कर अपनी ढोलक को कंधे पर लेकर अपने गांव चला गया। गांव में महामारी फैली हुई थी, वर्षा और अनाज की कमी थी, चारों ओर लोग हैज और मलेरिया से मर रहे थे। और जो है इसी विभीषिका में उसके दोनों पुत्र भी मारे गए और वो खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और अगला प्रश्न है, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ढोल है। तो लुटन सिंह पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है, क्योंकि उन्होंने किसी पहलवान से कोई दाव पेच नहीं सीखे थे और न ही उसका लक्ष्य एक पहलवान बनना था। वह तो बचपन में गाय चराता हुआ गायों की धार का गर्म दूध पिया करता था। इसी से उसका शरीर हट्टा कट्टा हो गया और वह लोगों से बदला लेने के लिए कसरतें किया करता था। जब श्यामनगर में वह मेला देखने गया तो वहाँ के दंगल में ढोल बज रहा था और पहलवान कुश्ती कर रहे थे। तो अचानक ही पहलवान से लड़ने हेतु अखाड़े में कूद पड़ा और अंत में उसने निरंतर ढोल से प्रेरणा लेते हुए उस प्रसिद्ध चांद सिंह पहलवान को हरा दिया था। फिर अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और बेटों का देहांत होने के बावजूद लुटन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुटन सिंह पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि जब गांव में महामारी फैली तो सारा गांव है जो मलेरिया से ग्रसित था। गांव में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। उसी रात्रि की विभीषिका को तोड़ने था लोगों में जीने की उमंग पैदा करने के लिए वह ढोल बजाता था। और जब उसके दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में आ गए तो वह ऐसा है वेदना से बिलखते हुए अपने बाबा को कहने लगे, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, अर्थात चटाक चढ़दा का ताल बजाओ, जिससे वह सारी रात बजाता रहा और सुबह होते ही उसके दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए।
अतः अपने बेटों की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए बेटों के देहांत के बावजूद भी लुटन सिंह पहलवान ढोल बजाता रहा। ढोलक की आवाज़ को पूरे गांव का में क्या असर होता था? ढोलक की आवाज़ पूरे गांव में धैर्य, साहस, पूर्ति प्रदान करती थी। रात्रि की विभीषिका में था सन्नाटे को ललकार के सामने चुनौती पैदा कर देती थी। जब पूरा गांव महामारी कारण मलेरिया और हैजे से त्रस्त होकर अधमरा, निर्बल और निस्तेज हो जाता, तब इस भयंकर वातावरण में ढोलक की आवाज़ गांव वालों को संजीवनी प्रदान किया करती थी। उपचाराधीन और पथविहीन लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बच्चे, जवान, बूढ़ों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य पैदा कर देती थी। ढोल की आवाज़ सुनकर शक्तिहीन शिराओं में बिजली सी दौड़ पड़ती थी। मरते हुए प्राणियों को भी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। लोग मृत्यु से भी नहीं डरते थे। इसे सुनकर लोगों के मन में जीने की नई उमंग जागृत होती थी। तो जो है ये प्रश्न था। अगला प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय में अंतर बताना है। सूर्योदय के समय कैसा था? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते रोते, चिल्लाते, दुखी होते अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे लोग, और वे महामारी की भेंट चढ़ रहे पड़ोसियों, परिचितों के लोगों में घर घर जा कर के उनको धैर्य बंधाते थे। जिस माँ का बच्चा मलेरिया हैजे शिकार हो जाता था, किसी का पति मर जाता था, गांव वाले उनको धैर्य देने का प्रयास करते थे। घर में पड़े मुर्दों को बिना कफन में ही नदी में की भेंट चढ़ा दिया जाता था। और सूर्यास्त के समय का दृश्य है। गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती थी। यानी जो रात का डर है जो है वो फैल जाता था। सब की चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग भयभीत होकर अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि के गहन अंधकार में झोपड़ियों से बोलने तक की भी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। यहाँ तक कि रात की विभीषिका के कारण उनके बोलने की शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। यदि समीप किसी माँ का बेटा मर जाता था तो उसे अंतिम बार माताओं को बेटे कहने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती थी। केवल रात्रि की इस विभीषिका को पहलवान की ढोलक चुनौती देती रहती थी। वह सारी रात उसको बजाता रहता था। यही ढोलक की आवाज़ इन अधमरे पथविहीन गांव वालों में संजीवनी देने का कार्य करती थी। इसी आवाज़ से उनकी शक्तिहीन शिराओं में बिजली सी दौड़ जाती थी। तो ये था पाठ काले मेघा पानी दे और इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद बच्चों।